नमस्कार, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम कवर करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर सेकंड है अपना, ठीक है, सीरीज़ का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने पिछली अगर वीडियो देखी है तभी आप इस वीडियो पे आगे कवर करें। अगर आप एक पर्टिकुलर टॉपिक यही कवर करना चाहते हैं तो आप इजीली वीडियो आराम से देख सकते हैं। ये टोटली डिफरेंट टॉपिक है पिछले से, ठीक है। बट अगर आप एक कंप्यूटर की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप पहले पिछली वीडियो को चैप्टर नंबर 1 को देख के आएँ, जो कि इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री है कंप्यूटर की, ठीक है। इसके साथ ही आगे हम कवर करने जा रहे हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो जब भी कंप्यूटर की जनरेशन की बात करी जाती है, डिफरेंट जनरेशन की बात करी जाती है, उसमें काफ़ी सारी जनरेशन है। पहले तो 4 5, अब 5 से बढ़कर 6 जनरेशन टोटली कंप्यूटर्स की हो चुकी है, ठीक है। जनरेशन का मतलब है कि टाइम पीरियड, एक टाइम के अंतराल में एक जनरेशन आई, उसके बाद दूसरी जनरेशन, जैसे हम कह देते हैं कि ये यंग जनरेशन है और जो हमारे पेरेंट्स हैं वो थोड़े से अब ओल्ड जनरेशन से बिलोंग करते हैं। तो इसी तरह से कंप्यूटर भी अपनी अपनी डिफरेंट जनरेशन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन की बात करें, जो कि 1940 से लेके 56 के बीच में आई। ये पहली जनरेशन मानी जाती है और इनमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ। अब वैक्यूम ट्यूब को सोच के आप सोच रहे होंगे कि ट्यूब्स होंगी, बट ट्यूब्स मतलब ये जो आपको जहाँ स्क्रीन पे दिख रही हैं वैक्यूम ट्यूब्स, जो इस तरह के बल्ब जैसी इनकी शेप है और इसके अंदर कुछ सर्किट टाइप लगे हुए हैं, ये है वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। इस जनरेशन में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था। इस तरह के कंप्यूटर में बहुत बड़ा साइज हुआ करता था, बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया कवर करते थे ये, ठीक है। इनको रखने के लिए एक कमरे से जहाँ एक 2 3 कमरों जितनी स्पेस ये कवर करते थे, ठीक है, इंटायर रूम, ठीक है। यही कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे और इनमें स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत लो थी, ठीक है। कितनी थी आप जहाँ से देख सकते हैं, 4000 बिट्स, ठीक है, 4000 बिट्स इसमें मेमोरी स्पेस थी। और मेमोरी किस में स्टोरेज की जाती थी, जो मैग्नेटिक ड्रम्स में, ठीक है। ये कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट करते थे ये मशीन लैंग्वेज, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, आप इनको इजीली परचेज नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन के तब नॉर्मली ये कमर्शियल सेल भी नहीं किए जाते थे। बहुत रेयर चांसेस थे कि कोई कमर्शियल यूज़ के लिए सेल किया जाए, ठीक है। तो ये तब फर्स्ट जनरेशन थी। अब इनपुट और आउटपुट से आप समझते हैं कि कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो किसके द्वारा दी जाती थी। तब हार्डवायर प्रोग्राम हुआ करते थे, ठीक है, पंच कार्ड के थ्रू दी जाती थी, पेपर टेप का यूज़ किया जाता था और मैग्नेटिक टेप का, ठीक है। अगर उस जनरेशन का कंप्यूटर के कुछ नाम की बात करें तो ये NIAC की, ठीक है, UNIBAC 1, ठीक है, एडवैक एडसैक, ठीक है, IBM के 701, IBM 702 और IBM 650। इसके अलावा भी हो सकते हैं, बट जो मेनली एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि ये किस जनरेशन से कंप्यूटर बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं भी और मिल जाए तो आप उस जनरेशन को नोट कर सकते हैं, बट मेनली आपको ये नेम तो ज़रूर याद रखने हैं और आपको इनकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है। वैसे तो मैं अपनी जब एब्रीवेशन को कवर करवाऊंगा जब चैप्टर को, तब आपको इनकी सबकी फुल फॉर्म मिल जाएगी, बट अगर आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इनकी फुल फॉर्म भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर सेकंड जनरेशन की बात करें तो ये सेकंड जनरेशन 1959 से लेकर 1965 के बीच में आई। इसमें क्या हुआ कि वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया गया, किसके थ्रू, ट्रांजिस्टर के थ्रू, ठीक है। ट्रांजिस्टर कैसे दिखते हैं, ऐसे ट्रांजिस्टर आपने देखे होंगे पुराने जो रेडियो होते थे, जहाँ और भी कई चीज़ों में, पुराने टीवी, उनमें इस तरह के ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ करते थे, ठीक है। इसमें असेंबली लैंग्वेज यूज़ होती थी, जो पहले था फर्स्ट फर्स्ट जनरेशन में इसमें बाइनरी क्रिप्टिक बाइनरी लैंग्वेज यूज़ होती थी। अब जो सेकेंड जनरेशन आई इसमें असेंबली लैंग्वेज का यूज़ होना शुरू हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम वही रहा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बट कंपैरिजन टू पिछले जनरेशन के इनका साइज थोड़ा स्मॉलर हो गया, थोड़ा फास्टर हो गए जे, और थोड़े कंपैरिजन टू चीपर भी, जो प्राइस एक्सपेंसिव थे वो कंपैरिजन टू पिछले जे चीपर हो गए, ठीक है। लेस हैवी हो गए, इलेक्ट्रिसिटी का जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे पिछली जनरेशन, जे अब कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन के कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते थे। लैंग्वेज इवोल्व हुई क्रिप्टिक बाइनरी से लेके असेंबली लैंग्वेज में। इसमें कुछ हाई लेवल प्रोग्रामिंग भी डेवलप हुई, जिनमें एक कोबोल है,
COBOL और फोर्ट्रान, ठीक है, जो अर्ली वर्जन थे इन दोनों लैंग्वेज के, ठीक है। इनको हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। जो अर्ली वर्जन थे, ठीक है, ऐसी मशीन के, ये हुए मेनली यूज़ एटॉमिक एनर्जी एंड इंडस्ट्री में, ठीक है। इनमें एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री में यूज़ करने के लिए ये यूज़ करे गए, ठीक है। इनकी स्टोरेज कितनी रही? 32,000 बिट्स, ठीक है। इंटरनल इनपुट और आउटपुट के लिए क्या यूज़ किया जाता था? पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप्स, ठीक है। इस जनरेशन में कुछ फेमस कंप्यूटर जो पॉपुलर कंप्यूटर के नाम हैं: हनीवेल 400, IBM 1620, IBM 1794, CDC 1604, CDC 3600, ठीक है। UNI BACL 1107। आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, आप सिंपली ऐसे याद रख सकते हैं जैसे IBM के जहाँ 701 3 है आगे डिजिट, इसमें सेकेंड जनरेशन में 4 डिजिट है। ये मेनली 2 जनरेशन में डिफरेंस बता रहा हूँ, आगे इसी तरह के कुछ नाम अलग भी होंगे, ठीक है। आगे थर्ड जनरेशन की बात करें तो इसमें पहले सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आए, अब थर्ड जनरेशन में आईसीस का यूज़ हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट का, ठीक है। जो कि एक बहुत ज़्यादा ही एक कह लें कि टेक्नोलॉजी चेंज होगी टोटली, और इन आईसी के आने से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, ठीक है। ये सिलिकॉन चिप थी जिनको आज हम सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। सेमीकंडक्टर हर जगह पे यूज़ हो रहे हैं आज के टाइम में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, इलेक्ट्रिक हर चीज़ में, रिमोट टीवी, हर जगह पे सेमीकंडक्टर का बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो ये एक मेजर चेंज माना जाता है, डेवलपमेंट मानी जाती है, ठीक है। और सेमीकंडक्टर में मैनी ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है, उन्हीं को यूज़ करके एक सेमीकंडक्टर बनता है, ठीक है। ये थर्ड जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुई, और थर्ड जनरेशन 1965 से लेकर 1971 से तक आई, ठीक है। इसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग हुई, उनमें और डेवलपमेंट हुई जो सेकेंड जनरेशन में आई थी फोर्ट्रान, अब फोर्ट्रान 2 आ गई, ठीक है। 2 और 4, ठीक है। ये फोर्ट्रान 2 लेवल से लेकर 4 लेवल तक इसी जनरेशन में डेवलप हुई। कबोल और पास्कल, ठीक है, ये लैंग्वेज इसी जनरेशन में डेवलप हुई, ठीक है। लार्ज कैपेसिटी डिस्क आ गई पिछले के कंपैरिजन में, और इसमें मल्टी टास्किंग भी होना शुरू हो गई थर्ड जनरेशन में। अगर आपसे कोई पूछे कि मल्टी टास्किंग या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया, तो थर्ड जनरेशन में ये हुआ, ठीक है। जब आप डिवाइस पे डिफरेंट एप्लीकेशन को एक ही टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये कब आई? थर्ड जनरेशन में, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं तो आपको इन चीज़ों का याद होना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने ये चीज़ें कवर कर ली तो आपको यूट्यूब पे कहीं भी और इस तरह से कवर नहीं कराई गई होंगी चीज़ें, और आप अगर ये इनको कवर करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा, ठीक है। मैक्सिमम इससे कवर हो जाएगा। स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर्स की, तो 1,28,000 बिट्स, ठीक है। इनपुट और आउटपुट किससे दी जाती थी? ये बहुत ही आपको याद रखना है कि थर्ड जनरेशन में कीबोर्ड की इंट्रोड्यूस हुआ, और मॉनिटर भी थर्ड जनरेशन में ही इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। मैग्नेटिक टेप का भी यूज़ होता था। और इस जनरेशन के कुछ पॉपुलर कंप्यूटर के नाम: IBM 360, IBM 370, IBM 168, PDP और हनीवेल 6000, ठीक है। माफ़ कीजिएगा। फोर्थ जनरेशन की बात करें तो फोर्थ जनरेशन 1971 से लेकर 1980 तक, इसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स मतलब और ज़्यादा डेवलपमेंट। पहले तो आईसीज का जनरेट हुए, डेवलप हुई, अब वेरी लार्ज स्केल लेवल पे, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ करने लग पड़े, और मतलब और ज़्यादा डेवलपमेंट आईसीस में हो गई, ठीक है, जिनको हम नाम से पुकारते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होना शुरू हो गया। माइक्रो प्रोसेसर कुछ ज़्यादा यही चीज़ होती है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, जिसमें काफ़ी सारी सिंगल आईसीस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो आज आप देखते हो ना कि आप सीपीयू पे आपका माउस ऐसे इधर उधर हो रहा है, आपको बीच में एक आइकन दिखता है माउस का एरो सा, वो आपको मूव कर रहे हो इधर उधर, तो ये सारे ग्राफिकल इंटरफेस ही है, ठीक है। आगे आपको जब
ऐसा आएगा जब पढ़ाने की बारी आएगी इनकी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, तो तब आपको इसके बारे में भी बताया जाएगा, ठीक है। पर इस जनरेशन में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का डेवलपमेंट हुई थी। बस आपको जनरेशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है। इस जनरेशन में प्रोग्राम लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट हुई, सी प्लस प्लस, जावा, ठीक है। सेमीकंडक्टर मेमोरी आई, ठीक है। सेमीकंडक्टर मेमोरी आप समझते हैं, इसी को लेके जो चिप्स वाले रैम देखी होगी अगर आपने, तो वो सेमीकंडक्टर मेमोरी कहा जाता है। मल्टी प्रोसेसिंग आ गई और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, ठीक है। डोस, जिसको हम कहते हैं डोस। डोस आपने देखा होगा, पहले कमांड के थ्रू कंप्यूटर को रन किया जाता था, तो उसको डोस कहते हैं, ठीक है। ये जनरेशन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो भी कोई पर्टिकुलर टास्क से रिलेटेड प्रोग्राम सपोर्ट करने लग पड़ी। और डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क, इंटरनेट इस जनरेशन में इंट्रोड्यूस हो चुका था। और पर्सनल कंप्यूटर भी जो जो हम आज यूज़ करते हैं अपने घरों पे, तो उसके पुराने वर्जन इस जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुए थे, ठीक है। अराइवल ऑफ सुपर कंप्यूटर भी इसी जनरेशन में हुआ, ठीक है। इस जनरेशन में जो स्टोरेज थी 100 मिलियन बिट्स, ठीक है। मेजर चेंज जो कि 1,28,000 बिट्स से लेके 100 मिलियन बिट्स तक चली गई। अब इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ माउस इस जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ। हैंड हेल्ड डिवाइसेस भी और भी अदर जो हाथों में यूज़ की जाती थी, जो स्टिक वगैरह, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क इस जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुई। और मैग्नेटिक टेप तो ऑलरेडी यूज़ होती आ रही थी। इस जनरेशन के कुछ कंप्यूटर एप्पल 2, IBM PC, क्रे 1, क्रे XMP, PDP 11, DEC 10, स्टार 1000, ठीक है। आगे फिफ्थ जनरेशन की बात करें जो अभी चल रही है 1980 से लेके और प्रेजेंट पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि अभी बहुत पॉपुलर है इस वक्त, और पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज़ किया जाता है, सेमीकंडक्टर का यूज़ किया जाता है, और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो यूज़ हो रहा है, सी प्लस प्लस, जावा, नेट, और बहुत ज़्यादा कैपेसिटी की हार्ड डिस्क यूज़ की जाती है विथ रेड सपोर्ट, ठीक है। पावरफुल सर्वर का यूज़ किया जाता है, क्लस्टर कंप्यूटिंग का यूज़ किया जाता है, इंटरनेट का तो ऑलरेडी, और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इनमें यूज़ की जा रही है, और स्टोरेज कैपेसिटी अनलिमिटेड, ठीक है। कौन सी इनपुट और आउटपुट के लिए चीज़ यूज़ होती है, CD-ROM, ऑप्टिकल डिस्क। वैसे तो CD-ROM और ऑप्टिकल डिस्क अभी यूज़ नहीं हो रही, बट ये फिफ्थ जनरेशन में आते हैं क्योंकि 1980 से ये कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो टच एंड वॉइस सेंसिटिव इनपुट डिवाइस, ठीक है। कौन से कंप्यूटर की कुछ एग्जांपल, IBM पेंटियम, डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, नोटबुक, अल्ट्राबुक, ये सारे इस जनरेशन के कंप्यूटर। सिक्स जनरेशन और जहाँ फ्यूचरिस्टिक जनरेशन, क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है, जो ऑगमेंटेड रियलिटी, VR, वर्चुअल रियलिटी, और नैनो टेक्नोलॉजी। वर्चुअल रियलिटी आपने देखा होगा, जब भी आप कभी मॉल वगैरह में गेम खेलने जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक आइस को कवर करने के लिए एक चीज़ पहनाई जाती है, ठीक है। तो उसमें जब आप उसमें से देखते हो तो आपको लगता है कि मेरे आसपास टोटली रियलिटी है, तो वही एक वर्चुअल रियलिटी है, ठीक है। वो एक एग्जाम्पल है जीता जागता, बट इससे भी एडवांस होती जाएगी टेक्नोलॉजी, ठीक है। देखिए एडिशनल नॉलेज की अगर बात करूँ तो कंप्यूटर की ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। तो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो कि CDC 600 उसका नाम है, और किसके द्वारा बनाया गया, ये कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन के द्वारा। कब रिलीज हुआ, 1964 में। और ये इंडिया में नहीं, ओनली पूरे वर्ल्ड की बात की जा रही है, ये इंडिया में नहीं बनाया गया था, ठीक है। ये बाहर की कंपनी है, USA की शायद, वहीं पे कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन एक कंपनी है, उसने ये डेवलप किया था, ठीक है। तब इसकी पीक परफॉर्मेंस क्या थी, 3 मिलियन फ्लॉप्स। अब फ्लॉप्स की फुल फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। आपको बता दूं कि सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड को मेज़र किया जाता है वो फ्लॉप्स में मेज़र किया जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिए, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना क्योंकि ये भी क्वेश्चन बनता है। इंडिया का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था ये था परम 8000, 1991 में इसको डेवलप किया गया था। इसको लेके आपको एक स्टोरी बता दूं कि परम को डेवलप करने से पहले इंडिया ने USA से एक सुपर कंप्यूटर की डिमांड करी थी वेदर फोरकास्टिंग वगैरह के लिए, बट उसका चीज़ का डिफेंस में भी यूज़ किया जा सकता था, तो USA ने मना कर दिया और ये डिमांड 1987 में शायद की गई थी।
बट उसके बाद इन्होंने मना करा यूएसए ने। तो उसी का एक रिजल्ट है कि 1991 में परम 8000 हमारे सामने डेवलप हुआ, ठीक है, इंडिया ने डेवलप करा। अदरवाइज ये डायरेक्टली यूएसए से सुपर कंप्यूटर परचेज करना चाहते थे इंडिया, ठीक है। तो कब हुआ अपना फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया का? परम 8000 1991 में। किसने करा? सी डैक, ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ठीक है, सी डैक। शायद ये कलकत्ता बेस्ड है, तो इसका सेंटर आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। जो मेजर डेवलपर थे वो थे बीजे पी पाटकर, ठीक है। परम की फुल फॉर्म क्या है? पैरेलल मशीन, ठीक है। जो अभी करंटली इंडिया का सबसे लार्जेस्ट और फास्टेस्ट एआई सुपर कंप्यूटर है वो है इरावत PSAI, ठीक है, जो जिसकी स्पीड है 13,170 टेराफ्लॉप्स और या फिर 13 पेटाफ्लॉप्स, जो कि पूरे वर्ल्ड में रैंकिंग है इसकी 75। कहाँ पे? जब इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस हुई जो जर्मनी में, तब इसका रैंक मेजर किया गया और तब इसका रैंक आया नंबर 75, ठीक है। परम सिद्धि भी है हमारा इंडिया का एक सुपर कंप्यूटर, उसका रैंक है 111। प्रत्यूष 132 रैंक है, मिहिर 249। और ये सारे रैंक कहाँ पे डिसाइड हुए? ISC 2023 इन जर्मनी में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पे। परम शंख एक डेवलप हो रहा है इंडिया में सुपर कंप्यूटर, ये सी डैक के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, बट अभी शायद ये लॉन्च नहीं हुआ है, ठीक है। परम शंख आपको नाम जरूर याद रखना। 2015 में एक सुपर कंप्यूटिंग मिशन शुरू किया गया, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, ठीक है। लॉन्च किया किसके द्वारा किया गया? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है। इंडिया में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन शुरू हुआ। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सुपर फास्ट कंप्यूटर है वो है फ्रंटियर। किसका है वो? HP का, और USA बेस्ड है। कितनी इसकी स्पीड है? अप्रोक्स 1.1 एक्साफ्लॉप्स, ठीक है। जापान का है फुगाकू सुपर कंप्यूटर, जो सेकंड नंबर पे है, 442 पेटाफ्लॉप्स, ठीक है। लूमी फिनलैंड का, जिसकी 159 पी फ्लॉप्स, ठीक है। लिनार्डो इटली का है, और समिट फिर IBM का है और USA का बेस्ड है, ठीक है। इंडिया का आपको बताया है कि इरावत PSAI है 75 नंबर पे। इंडिया का एक फर्स्ट इंडिजिनस सर्वर प्लेटफॉर्म था जो सॉरी, मेरी थोड़े हालत, बीमार हूँ मैं अभी थोड़ा, तो उस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो, इसको इग्नोर कीजिएगा। आगे, जो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस है वो है एलन ट्यूरिंग, ठीक है। ये भी बड़ा ज़्यादा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जॉन वॉन न्यूमैन, ये जरूर आपको नाम याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर है जिन्होंने कंप्यूटर का आर्किटेक्चर दिया। कैसे? आपको बता दूं कि किस तरह से एक इनपुट दी जाएगी कंप्यूटर को, CPU को, वो कैसे प्रोसेस होगी, फिर वो कैसे आउटपुट देगा। ये जो आर्किटेक्चर है ये सारा कंप्यूटर का, ये जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया, ठीक है। इसी आर्किटेक्चर बेस्ड के ऊपर आज के सारे कंप्यूटर डिपेंड हैं, बेस्ड हैं, ठीक है। आज की जो इसी इन्होंने आर्किटेक्चर जो दिया था, कब दिया था? 1948 में। इन्होंने ही सजेस्ट किया था बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। इंटेल 4004 चिप जो डेवलप हुई, जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, कब हुई? 1971 में। किसने करी? टेड हॉफ इन्वेंट करी, ठीक है, याद रखना है आपको। ट्रांजिस्टर बेल लेबोरेटरी ऑफ अमेरिका में डेवलप हुआ, कब? 1953 में, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट किसने इन्वेंट किया? जैक स्टेफन क्लेयर किल्वी ने, याद रखना है आपको। रॉबर्ट नॉइस ने, कब? 1958 में। किससे इंटीग्रेटेड सर्किट मेडअप था, बना हुआ था? सिलिकॉन का। सिद्धार्था फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, ठीक है, उसका नाम था सिद्धार्था। जो फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर था वो हार्वर्ड मार्क 1 था, जो डेवलप किया गया किसके द्वारा?
हार्वर्ड एकिन किसकी कोलैबोरेशन के साथ, IBM के साथ कोलैबोरेशन करके, ठीक है। फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर जो जिसका नाम था मिक्राल, रिलीज हुआ कब, 1973 में, ठीक है। आगे ये फ्लॉप्स के बारे में बात करेंगे। स्पीड स्पीड जो कि सुपर कंप्यूटर में को स्पीड मेजर करने में यूज आते हैं फ्लॉप्स, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, ठीक है। फ्लॉप्स ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट दैट कैलकुलेट परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी ऑफ सुपर कंप्यूटर, ठीक है। गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, जोटाबाइट, ठीक है। एब्रीवेशन GTPE, एक्सपोनेंट, इनके रिलेटेड आपको क्वेश्चन बन सकता है। वो आपको सिंपली एक्सपोनेंट दे देंगे और पूछेंगे कि ये किस स्पीड का है, कौन सी फ्लॉप का से रिलेट करते हैं, ठीक है। ये आपको पूछ सकते हैं। तो आपकी सिंपल आपको पता होना चाहिए गीगा फ्लॉप्स जब एक्सपोनेंट हो 10⁹ गीगा बाइट, स्टोरेज कैपेसिटी क्या होगी, गीगा बाइट, और स्पीड क्या होगी, गीगा फ्लॉप्स। इसी तरह 10⁻12, 10⁻15, 10⁻18, 3 का डिफरेंस है, आप देख लीजिएगा। 10⁻24 टेराफ्लॉप्स, पेटाफ्लॉप्स, एक्साफ्लॉप्स, जेटाफ्लॉप्स, जोटाफ्लॉप्स। और स्टोरेज सेम नाम से टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, जोटाबाइट। पता है ना आपको, बाइट ये स्टोरेज की है और फ्लॉप्स ये स्पीड की है, वो भी सुपर कंप्यूटर में। बाइट तो नॉर्मली आपकी स्टोरेज सब में यूज़ की जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर समझ लगा होगा और डिटेल से समझ लगा होगा। अभी मेरी हालत कंडीशन ठीक होगी तो उसके बाद आपके अगले चैप्टर भी कवर किए जाएंगे, और उम्मीद है जितना मैंने आपको कवर करवाया होगा इनमें आपके कंप्यूटर के 90 से 95% क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह वीडियो को देखते रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगली वीडियोस के आने पे आपके तक वो वीडियो पहुंच जाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।